स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह सैंपल पेपर आपके एनुअल एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। आपको पेपर में टोटल 3 घंटे का समय है वो दिया जाएगा और आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला गया है कि यह जो प्रश्न पत्र है वह 6 खंडों में विभाजित है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। इस प्रश्न पत्र में आपको टोटल 37 प्रश्न दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट में आपको बोला गया है कि जो सभी प्रश्न आपको दिए हैं वो अनिवार्य है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक चयन भी उपलब्ध है। आप उनमें से किसी एक प्रश्न को अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। थर्ड में बोला गया है कि प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक है वो भी आपको लिखे हुए दिए जाएंगे। फोर्थ है कि सेक्शन ए में जो प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जो अंक वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न सेक्शन बी कहां से कहां तक है 21 से 24 तक, तो उसमें जो प्रश्न है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न होने वाले हैं जिनके मार्क्स 2 अंक के होने वाले हैं। इसमें आपको वर्ड लिमिट दी हुई है कि 40 से अधिक शब्दों में आपको उसका आंसर नहीं लिखना है। 6 पॉइंट में आपको बोला गया है कि सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक सेक्शन सी है जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होने वाला है और ये सेक्शन कौन सा है, लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर, और इसमें आपको वर्ड लिमिट दी है 60 वर्ड्स की। 7th पॉइंट में बोला गया है कि जो सेक्शन डी है वो कहां से कहां तक है, प्रश्न संख्या 30 से 33 तक सेक्शन डी है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 5 अंक का होने वाला है और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितने 120 शब्दों की वर्ड लिमिट दी गई है। 8th पॉइंट में आपको बोला गया है जो सेक्शन ई है वो प्रश्न संख्या 34 से 36 तक है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होने वाला है। और 9th पॉइंट में आपको कहा गया है कि जो सेक्शन एफ है वो प्रश्न संख्या 37 एक मानचित्र आधारित प्रश्न है जो टोटल कितने नंबर का है, 5 अंक का होने वाला है, जिसमें हिस्ट्री से तो आपको 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भूगोल से 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट पॉइंट में आपको कहा गया है जो मानचित्र आधारित प्रश्न संख्या 37 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में पेपर सोल्व करने से पहले ध्यान से पढ़ लेना है। अब चलते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको गलत का मिलान करना है। ऑप्शन ए है कि अन्नपूर्णा नेपाल, तो यह सही है। ऑप्शन बी है गुरुला मंदाता, यह नेपाल में नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गुरुला मंदाता तिब्बत में स्थित है। बाकी ऑप्शन सी धौलागिरी, यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी है कंचनजंगा, यह भी नेपाल में स्थित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया कौन सी है। हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया आती है, कृषि और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्तंभ क व स्तंभ ख का मिलान करके सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें आपको क्रम संख्या फर्स्ट में दिया है कि चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर, तो जो चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है, टाइड। सेकंड में पूछा है कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर, तो राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, टाइल। थर्ड में पूछा है कि बास्तिल के किले का पतन कब हुआ था, तो बास्तिल के जो किला था उसका पतन कब हुआ था, 1789 में। और फोर्थ में पूछा गया फ्रांस का गणतंत्र होना, तो फ्रांस कब गणतंत्र हुआ था, 1792 ईस्वी में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन ए और फोर्थ का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो ये आपको ऑप्शन में से मैच करना है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन सी में मैच होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर आपको नदी की पहचान करनी है। ऐसी नदी जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 860 किलोमीटर, और उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में, और उसका जो अफवाह क्षेत्र कहाँ है, उसका झारखंड और उड़ीसा में, तो वह कौन सी नदी है, महानदी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको नदियों से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, तो यह कथन आपका सही है। सेकंड है ऑप्शन की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, तो यह ऑप्शन भी आपका सही है। ऑप्शन डी है कि मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, तो यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी में आपको दिया है कि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती है, तो यह कथन आपका गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका होती है। आपको यहाँ गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर आपको इस वाक्य को पूरा करना है कि आपको क्या विचार दिए गए कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं कि उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के जो लोग हैं पूरे मेलजोल से रहते हैं। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में, इस लाइन को आपको पूरा करना है। तो इस लाइन का आगे क्या होगा कि महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में गरीब और अमीर के मध्य की खाई है वो नहीं होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रति पौधा जो अनाज है उसकी मात्रा में वृद्धि करना ही HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है। ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, तो यह कथन सही है। ऑप्शन बी में आपको दिया है कि भारतीय संविधान है वो लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, तो यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान है वो अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि राज्य के गांव की जो कुल जनसंख्या आपको दी हुई है 5000 और वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले जो शिशु है उनकी कुल संख्या आपको दी हुई है 20। तो आपको बताना है कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गांव में जो जन्म दर है वो क्या थी। तो जन्म दर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि शिशुओं की संख्या कितनी दी हुई है? 20। अब आपको यहाँ शिशुओं की संख्या कितनी दी गई है? 20 और टोटल जनसंख्या कितनी है? 5000। अब 5000 को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उस गांव की जन्म दर को ज्ञात कर सकते हो। इसको सोल्व करने पे हम 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल कर देंगे और फिर क्या प्राप्त होगा? 5 चौके 20। तो हमारे राज्य के गांव की जो जन्म दर है वो क्या होने वाली है? ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट ये नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आपको नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक तो संकल्पना है और दूसरा कारण दिया गया है। आपको कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। संकल्पना क्या दी गई है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन है वो जैकोबिन के शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। अब इसका कारण क्या दिया है कि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। यह फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन है वो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे संकल्पना और कारण वो दोनों ही सही है और जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको नीचे दिए गए प्रश्न में भी वही प्रकथन और संकल्पना वाले क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया संकल्पना में क्या दी गई है कि भवन है वो एक स्थायी पूंजी है। इसका कारण क्या दिया गया है कि उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। तो इसको हम चेक करने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि उत्पादन में अगर भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है इसीलिए भवन क्या एक स्थायी पूंजी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि संकल्पना व कारण दोनों सही है और जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या भी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ।
क्वेश्चन 13 में भी वो भी संकल्पना कारण का ही क्वेश्चन है। इसमें संकल्पना आपको दी है कि भारत है वो एक प्रभुत्व संपन्न देश है, तो यह कथन सत्य है। कारण आपको दिया है कि कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता, तो यह भी कथन सत्य है। अब इसको चेक करने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता है, इसीलिए भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो संकल्पना व कारण दोनों सही है, वह कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको नीचे दिए गए प्रश्न में वही संकल्पना कारण वाला प्रश्न है, आपको बताना है। संकल्पना दी गई है कि ब्रह्मपुत्र एक सदा नीरा नदी है, तो यह कथन सत्य है कि ब्रह्मपुत्र सदा ही बहने वाली नदी है। कारण आपको दिया है कि ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय की नदी है, तो यह भी कथन सत्य है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र एक सदा नीरा नदी है। तो यह संकल्पना व कारण दोनों सही है और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करती है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको गलत कथन की पहचान की जाए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये हमने देखा था कि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका होती है, जबकि यहाँ पे आपको गलत कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा दिए गए सुधारों के संदर्भ में आपको नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। आपको फर्स्ट में लिखा गया कि सामंती व्यवस्था का अंत, तो यह कथन सत्य है। सेकंड में दिया गया कि चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वालों करों को समाप्त कर दिया गया था, तो यह कथन भी सत्य है। थर्ड में दिया गया कि चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने वालों को दिया गया, तो यह कथन भी सत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो ऑप्शन ए में आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में कि आपको कथन गलत पूछा है या सही। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ के उस पे सीधा टिक लगा देते हैं कि ये सोचते हैं कि यह कथन तो सत्य है, बल्कि हमें पूछा क्या गया है? गलत कथन। तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, तो यह कथन तो क्या है? सही कथन है। नेक्स्ट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है, यह कथन गलत है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी में आपको दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यह कथन भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है। अब आपको दिया गया है कि जॉन एक पढ़ा लिखा बालक है और उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो यह कौन सी बेरोजगारी होगी? शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं किस प्रकार की फसल है? रब्बी की फसल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।